नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की सियासत की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव के ठीक पहले बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है और अपने फैसले में कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से यूपी भेजा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की किस जेल में मुख्तार का अगला ठिकाना बने, इसका फैसला प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट करेगी। दरअसल मुख्तार को लेकर पंजाब और यूपी सरकार ने नाक का सवाल बना लिया था। योगी सरकार का कहना था कि आखिर मुख्तार को लेकर कांग्रेस राजनीति पर क्यों उतारू है और अपराधियों को लेकर उसका रवैया समझ से परे है। तो अब यूपी मुख्तार अंसारी पहुंचने वाला है। मुख्तार अंसारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब जेल से यूपी जेल भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो पंजाब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मिला है। 2 हफ्ते में यूपी पुलिस को कस्टडी पंजाब पुलिस सौंपेगी। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार किस जेल में रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। पंजाब ने यूपी में लंबित केस ट्रांसफर की मांग की थी और सभी मामलों को पंजाब ट्रांसफर करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सबसे बड़ा मऊ के दक्षिणी टोल थाने में दर्ज डबल मर्डर का केस है। साल 2009 में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या भी मुख्तार अब्बास ने की थी। आपको बता दें, अजय प्रकाश सिंह के गवाह राम सिंह मौर्य। मुख्तार पर छठा केस वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकी देने का केस है। 7वां केस इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के 4 मुकदमे दर्ज है। 8वां केस गाजीपुर के कराड़ा थाने में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। तो 9वां केस गैंगस्टर एक्ट के तहत मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज है। 10वां मामला मऊ जिले के ट्रायल पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। मुख्तार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूपी के 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल और चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। सभी 18 मंडल के एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा, जबकि 2 मई को मतगणना होगी। बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए 80,762 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 12 करोड़ 39 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग गई है। बता दें कि सीतापुर की 3 ग्राम पंचायतों और 1 ग्राम पंचायत बहराइच और गोंडा की 9 ग्राम पंचायतों में कार्यकाल पूरा न होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। आज हमने अधिसूचना इसकी जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 4 चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा, जो अलग अलग फेजेज में हैं। हाँ, दूसरे पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। तो ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम हैं और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ होगी। मैं 3 अप्रैल से 2 मई तक
ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस चरण में कौन से जिलों में मतदान होंगे। 15 अप्रैल पहले चरण में 18 जिलों पर मतदान होंगे। तो सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोई में ये मतदान होगा। 19 अप्रैल दूसरे चरण का मतदान होगा। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में मतदान होगा। 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर में ये मतदान होगा। 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, आपको बता दें कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में ये मतदान होगा। वहीं पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। दूसरी ओर किसानों ने बंद का आह्वान किया है। कितना असर पड़ेगा यूपी में भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन से, इन तमाम मसलों पर यूपी के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी। इनसे बात करते हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर बीजेपी की बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, चुनाव सदैव चुनौती लेकर के आता है। चुनाव किसी भी सफल लोकतंत्र की एक पहचान होती है। मतदाता की राय, जनता की राय अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो पंचायत चुनाव तो स्वराज्य की एक कल्पना है और ये चुनाव हम सब लोगों के लिए एक अनिवार्य भी है और हमको दिशा और दशा को मार्गदर्शन करने वाला भी है। तो चुनाव तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर यूपी में किसानों की बात करें तो आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में किसान असर डालेंगे? देखिए, मैं अभी फिर से उसी बात को कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 2014 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी काम किए हैं उनकी सोच का एक एक कण, एक एक विषय किसानों की बहबूदी के लिए है, किसानों की कल्याणकारी कार्यों के लिए है। किसान कैसे मजबूत बने, किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, यह चिंतन केवल भारतीय जनता पार्टी का है। और केवल चिंतन नहीं, ये चिंतन धरातल पर साक्षात रूप में भी उतारा है। लेकिन फिर भी मान के चलो कुछ आंदोलन कर रहे तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता और मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान, आपको क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि योगी सरकार बहुत काम कर रहे हैं किसानों के लिए, केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि कहीं पे मिसकम्युनिकेशन है? किसानों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में पता नहीं चल रहा? सरकार ने अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर दिए हैं और विभिन्न तौर और तरीकों से हर योजना का लाभ किसान तक पहुंचे और किसान जाने, इसके लगातार सक्षम और सफल प्रयास किए हैं। किसानों को मालूम भी है। लेकिन अब आंदोलन किसान क्यों कर रहा है, अब इसका उत्तर तो वही देंगे जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो जहां तक समझता हूं
सरकार का एक सहयोगी मंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सपने में भी किसानों के अहित का काम करना तो बहुत बड़ी चीज है, सोच नहीं सकती। जो भी काम किए हैं, जितने भी काम किए हैं, वो कल्याणकारी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। पहले किताबों तक सीमित था, पत्रावलियों तक सीमित था, अब कल्याणकारी कार्य गांव और गली और किसान के घर तक आया है। सारा काम, कल्याणकारी काम भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी की सरकार के जमाने में हुआ है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर योगी सरकार सतर्क नजर आ रही है, जिसे लेकर सीएम ने एक अहम बैठक की और बैठक में कोरोना, होली और चुनावों को लेकर चर्चा हुई, जिसे लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जानकारी दी। सुनिए। उसमें न सिर्फ कोविड था, उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जिसमें कोविड एक विषय था। बाकी होली का किस तरह से प्रबंध करना है और जो पर्व आते हैं उसी दिन उसका कैसे करना है, और एक जनरल निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देना कि इस कोविड के वैश्विक महामारी के जो केसेस निकलने के अंतराल में किस तरह का व्यवस्था और शांति करना, होली में कोई हुड़दंग न मचे या इस तरह की जो बातें आती हैं सामान्य तरह के, ये बातें हुई थी वहाँ पर। सर, अभी देखा जा रहा है कि अगर कोविड का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा में क्या संभावना है कि होली बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया जाए? ये अभी कहना कठिन है, क्योंकि अभी हम लोग ने इस पर विचार भी नहीं किया है। जिस तरह से केसेस निकल रहे, ये बात सही है कि काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को हमारा 77 था, आज हमारा 1000 से ऊपर पहुँच गया है। और ये जो भी स्ट्रेन इसको कहिए, ये बहुत इन्फेक्शस भी है, माने बहुत जल्दी पकड़ ले रहा है। अगर एक परिवार में किसी को लगा तो सभी परिवार को तुरंत इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसको देखते हुए कितना इसका स्प्रेड है या कितना इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है लोगों पर, ये 1 सप्ताह के अंदर जैसे आएगा वैसे हम लोग इसको बात कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार काम किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार तय है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा अनुराग भदौरिया ने। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, चाहे वो कितना भी पुलिस का दुरुपयोग कर ले, कितना भी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायती इलेक्शन में अपना परचम लहराएगी। वहीं सरकार ने रामनगरी अयोध्या में करीब 20,000 परिवारों को सीवर कनेक्शन की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत 243 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत की सीवर लाइन बिछाने की परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक ये काम अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन के अंतर्गत कराया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित लागत में केंद्र सरकार 109 करोड़ 77 लाख, राज्य सरकार 85 करोड़ 29 लाख और निकायों की तरफ से 48 करोड़ 76 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की तरफ से नई व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था में श्रद्धालु नंगे पांव की परिसर में प्रवेश कर रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए दर्शन मार्ग से प्रवेश से लेकर विकास मार्ग तक सभी स्थलों पर कारपेट बिछाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं के पैरों में किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें पदवेश और रखरखाव रखने की व्यवस्था अमावा मंदिर में बनाई जाएगी, जहां से नंगे पांव श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर प्रवेश कर रामलला का दर्शन करेंगे। इसलिए अमावा मंदिर से लेकर प्रवेश मार्ग श्री रामलला के अस्थायी मंदिर के रास्ते विकास मार्ग तक पूरे परिसर में कारपेट लगाया जाएगा, जिससे लोग नंगे पांव चल सके। ऐसी व्यवस्था बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। यह व्यवस्था रामनवमी तक की जा सकती है। बढ़ रही है, अपनी इच्छा ये है कि आगे चल करके पदवेश रखने का स्थान अमावा मंदिर में हम विकसित कर रहे हैं। पदवेश उतार करके सीधे दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री जाएं, भगवान के सामने लेकर के चारों तरफ निकास मार्ग को सम्मिलित करते हुए
ऐसी कारपेट बिछाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। और ये अभी चैत्र रामनवमी से होगा या उसके बाद होगा, लेकिन ये व्यवस्था होगी। लोग नंगे पांव जा कर के भगवान का दर्शन करें, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं से पीड़ा होती है। पदवेश पहन करके जब जाते हैं तो उसके रखने की व्यवस्था का प्रारंभ हमने कर दिया। वहीं अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में स्थित श्री राम आश्रम मंदिर के प्रांगण में नवनिर्मित साधना कक्ष का लोकार्पण और समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डीपी सिंह, पूर्व IAS और मंदिर के महंत भी मौजूद रहे। वहीं विधान परिषद सदस्य AK शर्मा ने कहा है कि वो अयोध्या आकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। यहाँ बने साधना कक्ष में आने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और साथ में अन्य सुविधाएं। इस मौके पर DM अनुज झा ने बधाई देते हुए कहा कि ये प्रयास धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देगा। उनका शरीर पूरा हो गया। उनका संकल्प था कि एक साधना आश्रम का निर्माण हो जो समाज के लिए एवं राष्ट्र के लिए तथा पूर्ण आध्यात्मिक जो लोग हैं जिन्हें यहाँ रह करके और राम मंत्र का जाप कर सकें, वो लोग आकर के रहें। उनकी सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी निःशुल्क में, भोजन पानी रहन सहन सारी चीज़ें। तो इसलिए हम लोगों ने साधना आश्रम का निर्माण किया। उस साधना आश्रम का आज लोकार्पण है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अस्थायी मंदिर में गए थे। श्री AK शर्मा जी, जस्टिस DP सिंह साहब, चप्पल जी और कई गणमान्य संतगणों की उपस्थिति में साधना आश्रम का शुरुआत हुई है, लोकार्पण हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि जो श्रद्धालु सच्चे अर्थों में यहाँ पे तीर्थ के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, साधना के लिए आते हैं, उन सबको एक अच्छा स्थान मिल जाएगा और यहाँ विचारने कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे अभी इस वक्त जो है 21 से अधिक छात्र जो हैं वो विभिन्न शास्त्रों का और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे निःशुल्क रहने की, खाने की सब व्यवस्था है और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV and press the bell icon. Never miss any update.